हेलो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी का पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्णमाला। क्या है दोस्तों वर्णमाला? वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है। ठीक है, मतलब यदि वर्णों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? वर्णमाला कहा जाएगा। जो हम भाषा बोलते हैं उसकी सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि तथा लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। यदि हम भाषा की इन छोटी इकाई जैसे कि ध्वनि या वर्ण को आपस में जोड़ दें तो उससे अक्षर का निर्माण होगा और अक्षरों को जोड़ने से शब्द या वाक्य का निर्माण होगा, जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। जो आपका देखा जाए वर्ण और अक्षर में क्या फर्क है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है राम। राम दो अक्षर से मिलकर बना है, रा धन मैं। तो यहां पर दोस्तों कितने अक्षर हुए आपके? दो। वर्णों की बात की जाए, हम अकेले अकेले अक्षर को तोड़ें तो देखिएगा र धन आ, धन मैं, धन है, तो कितने वर्ण होते हैं आपके? चार। तो उम्मीद है आपको अक्षर और वर्ण के बीच में अंतर स्पष्ट समझ में आया होगा। वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण आपका उच्चारण की दृष्टि से 45 है और लेखन के आधार पर कितने हैं? 52 हैं। जो आपका वर्ण है उसको हमने दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, उसको क्या कहा जाएगा? स्वर कहा जाएगा। जैसे कि ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग ए। दोस्तों बात की जाए स्वर है कितने, देखिएगा जो यहां पर री है तो स्वर, लेकिन जब उसको बोला जाएगा तो ये आपका ऐसे लिखे जाएगा री, यानी कि र। तो र क्या है? एक आपका व्यंजन है। तो र को यदि काउंट ना किया जाए तो आपके स्वर कितने बनेंगे? 10 बनते हैं। ठीक है, और री को भी शामिल कर लिया जाए तो 11, और अयोग वाव को भी शामिल कर लिया जाए तो कितने बनेंगे दोस्तों? 13। तो आपके स्वर की कुल संख्या हुई 13। ठीक है, यदि आपका पूछा जाए मौखिक आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 10, लेखन के आधार पर 11, और कुल स्वर कितने हुए आपके? 13। बात की जाए दोस्तों व्यंजन की। व्यंजन के अंदर 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। दोस्तों स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा आपका प वर्ग। तो दोस्तों ये कौन कौन से हैं? जैसे कि यदि आप इनका उच्चारण करोगे, क, ख, ग, घ, ng, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण खाली, त, थ, द, ध, न, प, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? आपके 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? जिनको स्वर और व्यंजन के बीच में रखा जा सकता है। ये आपका स्वर की तरह भी क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4। य, र, ल, व। उसम व्यंजन कितने हैं? 4। श, स, ह। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज, श्रय। जो आपका श है ये कैसे बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपका दो व्यंजनों से मिलकर बना है। किस किस से? क और श। त्र, त और र। ज प्लस इया, श्र, श और र से मिलकर बना है। दोस्तों आप इनको तसल्ली से नोट कीजिएगा, क्योंकि जब आप संधि करोगे दोस्तों इनका सबसे ज्यादा यूज होगा वहां पर। बात की जाए जो आपका द्विगुण व्यंजन है या उत्सिप्त व्यंजन है, जिन्हें ताड़न जात के नाम से भी जाना जाता है, तो उनकी संख्या कितनी है? 2। ढ और ढ। इनके नीचे क्या लगती है दोस्तों? बिंदी लगती है। तो ये क्या है आपके? दो क्या है? दो आपके द्विगुण या उत्सिप्त व्यंजन है, क्योंकि इनके अंदर जो जीभ है वो आपकी मुर्दा को टच करेगी और एकदम नीचे की तरफ लुढ़क जाती है, इसलिए इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। बात की जाए दोस्तों हम जो स्वर हैं उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से करेंगे, तो उनका वर्गीकरण मुख्य रूप से तो 4 प्रकार से होगा, लेकिन हम इनके अंदर 14 अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वो आपका 3 प्रकार के हैं। जैसे कि हसब स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हसब स्वर किसे कहा जाएगा? जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे कि ए, छोटी ई, छोटा ऊ। दोस्तों यहां पर कर लीजिएगा, छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ क्या हुआ है?
उच्चारण में हसव स्वर से अधिक समय लगे, जैसे कि दोस्तों आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ। तो ये क्या है आपके दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर क्या है, जिनको बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लगे, जैसे कि राम राम, ओम। तो ये क्या है दोस्तों आपका प्लुत स्वर है। जीभ के आधार पर देखा जाए तो आपका जो स्वर है वो आपका 3 तरीके के हैं, जैसे कि अगर स्वर। जो अगर स्वर है वो जीभ का अगर भाग काम करे तो उसे अगर स्वर कहा जाएगा, जैसे कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। इनको याद कैसे रखा जाएगा दोस्तों, इनकी नीचे की तरफ डंडी निकली हुई है, यदि इनको रख दिया जाए तो ये सीधा खड़े नहीं हो सकते, तो ये कहाँ गिर जाएंगे, आगे गिर जाएंगे। तो इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जिनके नीचे क्या मिलेगी दोस्तों, आपको डंडी मिलेगी, तो वो आगे की तरफ गिर जाएंगे। मध्य स्वर कौन से हैं, जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे कि ए। और पश्चात कौन से होंगे दोस्तों, जो बचे हुए हैं, जैसे कि आपका आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ। ये क्या है दोस्तों, आपके पश्चात स्वर हैं। ओठ की स्थिति के आधार पर देखा जाए कि ओठ के खुलने के आधार पर ओठ पूरा खुलता है या आधा खुलता है। जब आपका ओठ गोलाकार नहीं होता, समझ में आ गया दोस्तों, मतलब प्रॉपर तरीके से ना खुले, तो उसे कहा जाएगा अवर्तमुखी। और जब ओठ प्रॉपर तरीके से खुले, मतलब होठ क्या हो जाए दोस्तों, गोलाकार हो जाए, तो उसे कहा जाएगा वृत्तमुखी। तो वो कौन कौन से हैं, अवर्तमुखी हैं, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। और वृत्तमुखी हैं, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ। हवा के निकलने के आधार पर दोस्तों, हवा मुख से निकल रही है या फिर दोस्तों आपका मुख के साथ साथ नाक से निकलती है, उनके आधार पर इन स्वरों को बांटा गया है, जैसे कि निरुनासिक या मौखिक स्वर। स्वरों के उच्चारण में हवा केवल कहां से निकलती है दोस्तों, मुख से निकलती है, जैसे कि आ, ए, ई। और अनुनासिक में जो आपका हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, जैसे कि ए, आ। दोस्तों इनकी पहचान क्या है, यदि आपका जो स्वर है वो आपका सिंपल है, प्लेन है, जिनके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, तो वो होंगे निरुनासिक। और जिनके ऊपर दोस्तों क्या है, कोई भी मात्रा है, वो क्या होंगे, आपका अनुनासिक। घोषतव के आधार पर यानी कि कंपन के आधार पर, जब आपका वोकल कॉर्ड क्या करेगा दोस्तों, कंपन करेगा, उस आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उनको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। जैसे कि यदि आपका स्वर क्या करते हैं दोस्तों, कंपन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, सुघोष या घोष कहा जाएगा। और यदि आपका स्वर क्या करते हैं दोस्तों, कंपन नहीं करते, तो उनको कहा जाएगा अघोष। जितने भी दोस्तों स्वर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सुघोष होते हैं। बात की जाए दोस्तों हवा के आधार पर, ठीक है, कंपन के आधार पर, उच्चारण में अल्प हवा, जिनको बोलने में दोस्तों कम समय लगेगा, उनको कहा जाएगा अल्पप्राण। और जिनको बोलने में अधिक समय लगेगा या अधिक हवा निकलेगी, तो दोस्तों उसको कहा जाएगा महाप्राण। बात की जाए दोस्तों व्यंजन की, आपने जैसे कि देखा स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी भी स्थान, जैसे कि कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करे, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा। उस व्यंजन किसे कहा जाएगा, उस व्यंजन किसे कहा जाएगा, उच्चारण करते समय हवा क्या करे, घर्षण खाए या फिर रगड़ा खाकर बाहर निकले, जिससे क्या होगा दोस्तों, गर्मी पैदा होगी, उसे क्या कहा जाएगा, उस व्यंजन कहा जाएगा। जैसे कि शा, श, स और है। तो ये क्या है, आपके उसम व्यंजन है। अतंस्त व्यंजन क्या है, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में हो, तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, अत्यंत व्यंजन कहा जाएगा, जैसे कि य, र, ल और व। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, इनको देखते हैं उच्चारण के आधार पर। जैसे कि आप इसको ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, कंठ है, कंठे से क्या होगा, जो सबसे नीचे से निकलेंगे, तो कंठे से निकलने वाले कौन से होगा दोस्तों, क वर्ण होगा। इसके अलावा दोस्तों ए, आ और जितने भी विसर्ग हैं वो और है, ये कहां से हैं दोस्तों, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और इनको क्या कहा जाएगा, कंठे वर्ण भी कहा जाएगा। तलव्य, तलव्य किसे कहा जाएगा, ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और स, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तालु, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, तालु, तालव्य वर्ण कहा जाएगा। बात की जाए दोस्तों मूर्धन्य की, मूर्धन्य के अंदर क्या होगा, री और ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, मूर्धा, तो इनको क्या कहा जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य वर्ण कहा जाएगा। दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों,
तय वर्ग, स और ल। इनका उच्चारण दोस्तों जब आपका जीभ क्या करेगी, दांत को टच करती है दोस्तों, तो इनको इसलिए इनका उच्चारण स्थान है दंत या दांत, तो इनको कहा जाएगा दंत्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण कौन से हैं दोस्तों? ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग। ठीक है, जब आपका क्या होगा दोस्तों, होठ क्या करेंगे, होठों से जब हवा निकलेगी तो दोस्तों इनको कहा जाएगा ओष्ठ्य वर्ण। इनको आप याद कैसे रखोगे, देखिएगा, कै वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर तय वर्ग, फिर पै वर्ग, तो कच टप। समझ में आ गई? तो कै वर्ग यहाँ आ जाएगा कंठे में, च वर्ग तालव्य में, ट वर्ग मूर्धन्य में, तय वर्ग दंत्य में, और आपका पै वर्ग किस में आ जाएगा, ओष्ठ के अंदर आ जाएगा। अब बात की जाए, ए आ, छोटी ई बड़ी ई, ऊ औ। समझ में आ गया दोस्तों? अब बच क्या गया, री। री आ जाएगा यहां पर। बचे हुए जो आपके क्या हैं, जैसे कि आपका ए आए, ये कहां से बोले जाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ए है वो ए किससे बनता है दोस्तों? ए बनता है ए और आपका छोटी ई से। ठीक है, और अय बनता है दोस्तों, यदि छोटे भाई को मिला दिया जाए तो दोस्तों क्या बन जाएगा, आपका बड़ा भाई बन जाएगा। तो ए आपने देखा था आपका कहां से आया था, कंठे से, और आपका ई कहां से आया था दोस्तों, आपका ई आया था तालव्य से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपका ए यहां से, ई यहां से, जब इनका अलग अलग उच्चारण होता है तो इनको जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कंठे, कंठे तालव्य बन जाएगा। और जब छोटा भाई आ चुका है तो बड़ा भाई भी जरूर आएगा। तो इसका मतलब आपका जो ए और ऐ है, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहा जाएगा। बचे हुए जो दोस्तों देखा जाए, ओ और औ, ओ और औ, जैसे कि मैंने आपको बताया ओ कैसे बनेगा, तो ओ बनेगा आपका ए प्लस ऊ को जोड़कर। और जो ऊ है, जब आप ऊ बोलते हो तो आप अपने होठों को क्या कर लेते हो, गोल कर लेते हो, और आपकी जो हवा है प्रॉपर तरीके से कहां से निकलती है दोस्तों, कहां से निकलती है, आपकी होठों से निकलती हुई जाती है। तो ऊ क्या है, ऊ का साउंड निकलता है दोस्तों होठ से, और ए का निकलता है दोस्तों कंठ से। तो हम इसको कह सकते हैं दोस्तों कंठोस्य वर्ण। बात की जाए दोस्तों व और फै की, जो व और फै है, क्योंकि हम, जैसे कि मैं आपको बताऊं, याद रखने का सिंपल तरीका इसका क्या रहेगा, जैसे कि आप य र ल व बोलते हो तो पहला छोड़िएगा और अंतिम छोड़िएगा। तो अब लिखिएगा य र ल, तो क्या बच जाता है दोस्तों, व का उच्चारण कहां से होगा, तो व का जो आपका उच्चारण होगा वो होगा दंत और ओठ की सहायता से। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाएगा, दंतोष्ठ्य कहा जाएगा। उसी तरीके से आपका क्या आप याद रख सकते हो, फै को याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फै का वर्ण भी आपका कहां से होगा, फै का भी उच्चारण आपका कहां से होगा, दंतोष्ठ्य और ओष्ठ से होगा। नासिक्य वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों, जो पांचवा जो दोस्तों क्या है, वर्ग है, उसे क्या कहा जाएगा, नासिक्य वर्ण कहा जाएगा। जैसे कि अंग, इ, ण, न और म, क्योंकि दोस्तों इनका उच्चारण आपका मुंह के साथ साथ दोस्तों हवा नाक से निकलती है दोस्तों, इसलिए इनको नासिक्य वर्ण कहा जाता है। अब बात की जाए दोस्तों अलिजीवा वर्ण, ये जो अलिजीवा वर्ण है दोस्तों, तो ये आपके बाहर से लिए गए शब्द हैं। इनके आगे क्या है दोस्तों, इनके आगे क्या लगती है, बिंदी लगती है। कौन कौन थे, क, ख, ग, ज और फ, इनको अलिजीवा भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, य, र, ल, व, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, अर्धस्वर भी कहा जाता है, मुख्य रूप से य और व को, क्योंकि इनका स्थान दोस्तों आपका आप कहां पे कर सकते हो, आप स्वर के स्थान पे भी कर सकते हो। जैसे कि कोवा, कोवा, तो कोवा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और कोवा को आप कैसे लिख सकते हो, कोवा, ऐसे भी लिख सकते हो। इसलिए दोस्तों इनको क्या कहा जाता है आपका, ठीक है, इनको आप स्वर के अंदर भी काउंट कर सकते हो, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आर को लुंठित व्यंजन कहा जाता है, एल को परंतिक व्यंजन कहा जाता है, और आपका है को ककल्य वर्ण कहा जाता है। अयोगवा की बात की जाए दोस्तों, जो आपका अयोगवा है वो है आपके दो, अनुस्वार और विसर्ग। इनको दोस्तों रखा तो स्वर के साथ जाता है, लेकिन ये स्वर की ध्वनि नहीं देती, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह इनके पीछे क्या लगता है दोस्तों, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सॉरी दोस्तों, जितने व्यंजन होते हैं उनके पीछे क्या लगता है, लेकिन जो आपका अयोगवा है इनके आगे क्या लगता है दोस्तों, ए लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी आपका व्यंजन है वो कैसे बने होंगे, क एक वर्ण है,
ठीक है। यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो दोस्तों ये बनेगा क धन ए। तो ये है आपका क्या दोस्तों, एक वर्ण, और इसके नीचे हलंत लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये व्यंजन प्लस या धन ए। तो आपने देखा कि क वर्ण के उच्चारण के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, ए की आवश्यकता पड़ती है, और ए कहाँ आएगा, पीछे आएगा। जबकि आप देखिएगा अनुस्वार, अनुस्वार के आगे क्या आएगा, ए आएगा, और आपका विसर्ग के आगे भी क्या आएगा ए आता है। तो इसलिए दोस्तों जो अनुस्वार है ये आपका न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, जबकि इनकी गणना किसके साथ की जाती है, स्वर के साथ की जाती है। ठीक है दोस्तों, अनुस्वार और जो विसर्ग हैं लेखन की दृष्टि से तो स्वर हैं, लेकिन उच्चारण की तरह दोस्तों ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, व्यंजन की तरह व्यवहार करते हैं। जो आपको मैंने अभी बताया था आपका, ठीक है, कि जो आपका अलिजीवा शब्द है क, ख, ग, ज और फ, जिनके नीचे क्या लगती है दोस्तों, बिंदी लगती है, इनको नुक्ता वर्ण कहा जाता है। और इनके रचनाकार कौन है, शिव प्रसाद हैं दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं, अरबी भाषा के से लिए गए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वर्णमाला का टॉपिक समझ में आया होगा। आप किसी भी बुक को ये पॉइंट वहां पर नोट कीजिएगा और इनको रटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।